आजकल हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा डिजिटल हो गई है ना? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ इंटरनेट पर ही तो है। पर इस जुड़ी हुई दुनिया के अपने कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। तो आज हम इन्हीं खतरों पर बात करेंगे, यानी साइबर क्राइम। और ये भी समझेंगे कि इस डिजिटल भूल भुलैया में खुद को सेफ कैसे रखा जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये साइबर क्राइम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक अटैक होता कैसे है, उसकी पूरी बनावट क्या होती है। उसके बाद बात होगी अपनी डिजिटल ढाल बनाने की। और हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा कैसे करें, इस पर भी गौर करेंगे। और आखिर में हम एक आम यूजर से एक गार्जियन, एक संरक्षक कैसे बन सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे ठीक से समझना। तो सवाल यही है कि ये साइबर क्राइम आखिर है क्या चीज? बहुत ही सिंपल भाषा में अगर कहें तो साइबर क्राइम वो सारे क्रिमिनल काम हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। सोचिए, ये एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की तरह है जिसके लिए कोई सरहद नहीं, कोई दीवार नहीं, वो कहीं से भी हमला कर सकता है। अच्छा, एक नॉर्मल क्राइम और एक साइबर क्राइम में फर्क क्या है? देखिए, एक पारंपरिक चोरी या डकैती के लिए चोर को फिजिकली वहां मौजूद होना पड़ता है ना? लेकिन साइबर क्रिमिनल तो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अपना काम कर सकता है। और यही चीज पुलिस और कानून के लिए इसे एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। सबूत डिजिटल होते हैं और अपराधी की कोई लोकेशन ही नहीं होती। तो ये क्रिमिनल्स करते क्या क्या हैं? इनके कुछ आम हथियार हैं, जैसे फिशिंग, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। फिर हैकिंग तो सबने सुना ही है। आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब किसी की पहचान चुरा लेना। और तरह तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी। इन सब का मकसद आखिर में एक ही होता है, किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि साइबर क्राइम क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। अब अगला सवाल आता है कि अपराधी लोगों को निशाना बनाते कैसे हैं? किसी हमले की पूरी एनाटॉमी क्या होती है? क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि हमला होता कैसे है, तो बचाव करना भी आसान हो जाएगा। तो ये स्कैमर्स लोगों को धोखा देने में कामयाब कैसे हो जाते हैं? वो ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं? सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। चलिए इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये लोग ना अक्सर हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। एक डर पैदा करते हैं और एजेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे अचानक एक ईमेल आएगा, आपका अकाउंट 24 घंटे में सस्पेंड हो जाएगा। अब ये पढ़कर कोई भी घबरा जाएगा और बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देगा। या फिर ईमेल की शुरुआत होगी डियर वैल्यूड कस्टमर से, जो कि एक रेड फ्लैग है। और वो लिंक्स ऊपर से तो सही लगते हैं, पर जब उन पर माउस ले जाते हैं तो असली यूआरएल कुछ और ही होता है। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब हम अपनी डिजिटल शील्ड, अपनी डिजिटल ढाल बनाने पर फोकस करेंगे। मतलब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हमें ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। तो अपनी डिजिटल शील्ड का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? एक मजबूत पासवर्ड। यह हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है। और मजबूत पासवर्ड का मतलब क्या है? पहला, ये लंबा होना चाहिए। दूसरा, इसमें सब कुछ मिक्स होना चाहिए। बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर्स, सिंबल्स। और सबसे जरूरी, हर अकाउंट का पासवर्ड अलग होना चाहिए। अपनी बर्थडे या पेट का नाम, ये सब पासवर्ड रखने से बचना चाहिए। पासवर्ड के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2FA। इसे एक तरह का डबल लॉक सिस्टम समझिए। मतलब पासवर्ड डालने के बाद भी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक कोड डालना होगा जो फोन पर आएगा। तो अगर किसी तरह हैकर को पासवर्ड मिल भी गया, तब भी वो बिना उस कोड के कुछ नहीं कर पाएगा। तो जहां भी ये ऑप्शन मिले, इसे जरूर ऑन कर लेना चाहिए। अब कुछ रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमें सेफ रख सकती हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट पर कुछ डालने से पहले उसके एड्रेस में HTTPS जरूर चेक करें। S का मतलब है सिक्योर। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए, खासकर बैंकिंग जैसे कामों के लिए। और हाँ, किसी भी अनजान सोर्स से कुछ भी डाउनलोड करने से बचें। पॉपअप्स और एड्स पर क्लिक करने से पहले तो 10 बार सोचना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड हो गया, 2FA हो गया, सेफ ब्राउजिंग हो गई। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां हम सब अपना बहुत सारा वक्त बिताते हैं और जहां खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। जी हां, बात हो रही है सोशल मीडिया की। कोई भी पोस्ट डालने से पहले ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, इससे कौन कौन देख सकता है? सोशल मीडिया पर हम जो भी शेयर करते हैं वो एक तरह से पब्लिक हो जाता है। इसलिए अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना और इसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है।
चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, हर प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। थोड़ा समय निकालकर इन सेटिंग्स को जरूर देखना चाहिए। ये कंट्रोल हमारे ही हाथ में है कि हमारी फोटोज, हमारे पोस्ट्स, हमारी जानकारी कौन देखे और कौन नहीं। सोशल मीडिया पर सेफ रहने के लिए कुछ बेसिक आदतें बहुत काम आती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचें। कब छुट्टी पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। फेक प्रोफाइल्स को पहचानना सीखें। और हाँ, किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचें। तो अब तक हमने बात की खुद को बचाने की। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम यूजर से एक गार्जियन बनने की बात करेंगे। मतलब हम सब मिलकर एक ज्यादा सेफ डिजिटल माहौल बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए भारत में कड़े कानून हैं। जो मुख्य कानून है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत इन अपराधों पर कार्रवाई होती है। और अगर कभी किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए तो चुप बिल्कुल नहीं बैठना है। शिकायत दर्ज कराने का प्रोसेस अब काफ़ी आसान हो गया है। सबसे पहले तो सारे सबूत इकट्ठा करने हैं, स्क्रीनशॉट, यूआरएल, जो भी हो। फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है। ये शिकायत फिर लोकल साइबर सेल को भेज दी जाती है। अच्छा, अब बचाव से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक प्रोएक्टिव रोल की बात करते हैं। सबने हैकर शब्द तो सुना है, पर एक होता है एथिकल हैकर। ये कोई चोर नहीं होता, बल्कि ये एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है। इसका काम होता है किसी सिस्टम में कानूनी तौर पर घुसकर कमजोरियां ढूंढना और उन्हें ठीक करना, ताकि कोई असली हैकर उसका फायदा न उठा पाए। और आपको बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी में आज एक बहुत ही शानदार करियर बनाया जा सकता है। अगर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग और साइबर लॉ की अच्छी समझ है तो सरकारी एजेंसियों से लेकर बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनीज तक हर जगह ऐसे एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आज की ये चर्चा हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस डिजिटल दुनिया में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खत्म होती है और इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन कहाँ से शुरू होती है? मतलब हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है या उन कंपनियों और सरकार की भी है जिनकी सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं? इस सवाल पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इसी के जवाब में हमारा डिजिटल भविष्य छिपा है।